आप अकेले सीखते हैं कुछ चीज़ तो वो ज़्यादा देर तक प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन जब आप समूह में सीखते हैं तो वो आपका ज्ञान जो होता है लंबे समय तक आपको याद रहता है। आपके सामने जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आए तब आपको नेगेटिव ऑप्शन खोजना है। होमवर्क देना, नियम बनाना, नियम बताना, नियम याद करवाना, ये सब आपका नेगेटिव है। पीछे तक कौन घुमा सकता है? उल्लू। झटके से आगे पीछे कौन करता है? मैना। यहाँ के अनुसार आपका 2 नंबर आंसर सही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग ईवीएस पेडागोजी को देखते हैं और 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके कुछ संभावित प्रश्न को भी देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की परी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है, जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती हैं, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक तीसरा क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, क्योंकि तीसरा का जो आपका चैप्टर दिया है, तो जब आप 1 to 5 का एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपको उसी उम्र के बच्चों के अनुसार क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो देखिए कि एक शबनम का ये कहना है कि जब हम छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है कि जब हम चींटी पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है, ठीक है, लेकिन जब हम घास पे चलते हैं उसका ये सोचना होता है कि घास पे भी चलने से घास मर जाएगी। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। आपको कभी भी बच्चे को गलत नहीं कहना है, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आते हैं, वर्णन करना चाहिए। देखिए, आप जब भी पेडागोजी बनाएं तो आप 1 to 5 में जब भी आपको वर्णन करना, व्याख्यान करना, परिभाषा देना, रटना, ये सब वर्ड जब भी आए तो वो सब आपका निगेटिव वर्ड होता है। तो आगे है कि वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग है जो वृद्धि से संबंधित है, वह आधार पर सुरक्षित रहता है, ये भी नहीं होना है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों को यहाँ पे बगीचे होना चाहिए, बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहें कि क्या होता है। तो ऐसे करके हम लोग अगर बच्चे को ले जाएंगे तो वो होता है अवलोकन करना, जो कि अभी के अनुसार सही है। फिर यहाँ देखिए, व्याख्या करनी, ये गलत है। आपका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर तीसरा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? बच्चों को अकेले कार्य करने के अवसर प्रदान करें। देखिए, आपको वाइगोस्की थ्योरी में दिया है कि बच्चा जितना ज़्यादा हो सके समाज से संपर्क बनाएगा तो वो उसके लिए उतना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप अकेले सीखते हैं कुछ चीज़ तो वो ज़्यादा देर तक प्रभावी नहीं रहेगा, लेकिन जब आप समूह में सीखते हैं तो वो आपका ज्ञान जो होता है लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो ये नहीं होना है। अगला है, बच्चों को कार्य करने में मदद करें। फिर भी आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, बच्चों को छोटे छोटे समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करें। बिल्कुल सही ऑप्शन है, बच्चों को बड़े समूहों में कार्य करने के अवसर नहीं, बड़ा नहीं। बच्चा को जितना छोटा छोटा ग्रुप बना के आप सीखने में मदद करेंगे उतना उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन विषय में जल में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दिया गया है वे क्या है? देखिए, पहला और दूसरा ऑप्शन सेम हो गया है। इसमें जो है एक वर्ड और लिखा हुआ था, सामाजिक भेदभाव।
जब आप पुराने ज़माने के मूवी में देखते होंगे कि महिलाएं मटके को लेकर दूर दराज जाती थी पानी को भरने के लिए, तो देखिए जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, ये वर्ड जो आपका दिया है कि लड़कियां ही पानी भरने जाती थी। उसके बाद दूरी का अनुमान, और ये सब आपका क्या था, सामाजिक भेदभाव था। इसीलिए आपका आंसर दूसरा नंबर है कि यानी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण आप लोग भी घरों में चना हो गया, मूंग हो गया, इसका अंकुरण जरूर ही देखते होंगे। का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका क्या होगा? विद्यार्थियों को एक सजीव यानी सजीवी रूप में वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया। देखिए बच्चा को आप वीडियो दिखा दीजिएगा तो बच्चा वीडियो देख के थोड़ा सा प्रभावी होगा, लेकिन जब बच्चा खुद से वो चीज़ देखेगा कि सामने में उसके सामने बीज का, जैसे आज वो मूंग को फूलने दिया, 2-3 दिन बाद जो मूंग का अंकुरण उसके सामने होगा वो उसके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा। मूंग के बीजों का अंकुरण चार्ट बनाना ये भी नहीं होना है। आगे है मूंग के बीजों के अंकुरण का मॉडल दिखाना, चार्ट मॉडल से ज़्यादा प्रभावी होगा कि बच्चा खुद करके देखे। आगे है विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। बिल्कुल सही है। तो चौथा क्वेश्चन का आंसर सी नंबर है। पांचवा क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जिसको कि एनसीएफ कहते हैं, ये एनसीएफ 2005 उससे भी पहले आ चुका है। 2005 का जो एनसीएफ है इस बात पर जोर देता है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखते हैं ऑप्शन, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। देखिए आपके ऑप्शन में जब भी आपका एक केवल आ जाए ये ऑप्शन आपका तभी ही गलत हो जाएगा। अगला है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा। आगे है विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। देखिए आप जब भी पेडागोजी बनाते हैं तब आपको ऐसा ऑप्शन चुनना होता है कि जो सब ऑप्शन से अच्छा हो। तो यहाँ इसके अनुसार ये भी नहीं होना है, ये भी नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए बच्चा का जो आसपास का वातावरण होता है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। छठा क्वेश्चन की ओर बढ़े, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया? विषय आधारित उपागम होता है, देखिए एक ही बार में अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना नहीं होगा। संसाधनों को बचाना, आप बच्चों के सामने संसाधनों को बचाएंगे नहीं, बच्चा को अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, ये भी नहीं होगा। आगे है बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, और आगे है विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। ये दोनों ऑप्शन तो सही लगता है पेडागोजी में, लेकिन दोनों में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। आपके सामने जब भी नेगेटिव क्वेश्चन आए तब आपको नेगेटिव ऑप्शन खोजना है। देखिए करके सीखने वाली गतिविधियां एनसीएफ 2005 ने कहा है, विषय संबंधित उपागम ये भी कहा है एनसीएफ 2005 ने, विद्यार्थियों के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना ये भी एनसीएफ 2005 का कहना है, लेकिन तकनीकी शब्दावली को जानना ये आपका एनसीएफ नहीं कहा है। इसके अनुसार आपको निगेटिव क्वेश्चन बोलना था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है। देखिए कविता, कहानी, पहेली ये सब छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो पहला ऑप्शन कथन सही है। दूसरा है बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है।
तीसरा है बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान करता है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। आगे बोलना है विभिन्न अमूर्त वातावरण। अमूर्त होता क्या है? जो बच्चा के सामने है ही नहीं। आप बच्चों को कभी भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं देंगे प्राथमिक स्तर पर। देखिए प्राथमिक स्तर का जो भी बच्चा होगा वो 6 से लेके 10 या 11 साल का होगा। तो आप पियाजे के थ्योरी में पढ़ेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष है, ठीक है, तो बच्चा इसी स्तर पे होगा। जो बच्चा के सामने होगा वही चीज के बारे में बच्चा बता पाएगा, और जो बच्चे के सामने नहीं होगा वो उसके बारे में बता नहीं पाएगा। तो देखिए इस अनुसार से ए, बी और सी तीनों सही है, तो ऑप्शन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो, निगेटिव आ गया। विद्यार्थी ज़्यादा जिज्ञासु हो, सही है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी कम गलती करे। एक बात गौर कीजिएगा कि बच्चा जो गलती कर रहा है वो उसके सीखने का एक अभिन्न अंग होता है। अगर आप भी जब पढ़ाई करते होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में या अभी भी, तो आप जब तक गलती नहीं करते हैं या एग्ज़ाम में आपसे गलती होती है, तो गलती जो होना है वो आपके सीखने का एक अभिन्न अंग होना है, ठीक है। आगे विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने और लेखन कौशल विकसित करे, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पुस्तकों में खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान क्यों दिया गया है? ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक में विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के अवसर देने हो सकता है। फिर भी आगे बढ़ेंगे। विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने। अभी आपको हम कुछ देर पहले ही बताए हैं कि व्याख्या करना निगेटिव है। मुख्य बिंदु को देखिए, आपके सामने जब भी परिभाषा आ जाए, व्याख्या आ जाए, रटना आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, ये सब निगेटिव वर्ड है। अगला कोई ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास करना, भी अभ्यास, बच्चों को अभ्यास कराना, ये भी आपका निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की है। आपको हम लास्ट क्लास में भी बताए हैं कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक होती है वो क्लास 3, 4, 5 के लिए होती है, और क्लास 1 और 2 का जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से ईवीएस सीखता है। इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण है विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, सही है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं, ये गलत हो गया। 2 जहाँ भी है हटा दीजिए। आगे है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के उपरांत उपयुक्त है। आपको हम बताए हैं कि क्लास 1 और 2 का बच्चा भी लैंग्वेज और मैथ के माध्यम से ईवीएस सीखता है, तो तीसरा भी गलत है। तीसरा यहाँ है, आपका आंसर हो गया ए नंबर। चौथा नंबर है कथन प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। बिल्कुल सही। एनसीएफ 2005 ने ये बोला है कि बच्चों के पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़े। एक दक्ष यानी कुशल पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो। यहाँ देखिए, यहाँ वास्तविक जीवन आया, यहाँ वास्तविक विषय आया। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो। आगे देखिए, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित है। देखिए बाकी ऊपर वाला ऑप्शन में सिर्फ वास्तविक जीवन था, वास्तविक विषय था, लेकिन चौथा नंबर ऑप्शन जो है इसमें वो सब कुछ आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है? यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों का ध्यान रखती है। इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं, बिल्कुल सही है। यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, पहला भी सही है। आगे है यह अमूर्त। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया है
कि प्राथमिक स्तर पर अमूर्त बात आप नहीं करेंगे, तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखें का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों को संलग्न मतलब सिर्फ शामिल करना। आगे है, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। वैज्ञानिक शब्दावली आपका निगेटिव है। परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। देखिए, बच्चों का परीक्षा लेना ही, परीक्षा वर्ड को ही निगेटिव माना गया है प्राथमिक स्तर पर। आगे है, विद्यार्थियों को संलग्न करने, और देखिए करके सीखने वाला बोल रहा था, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, बच्चा को भ्रमित कर दिया जाएगा तो बच्चा क्या बनाएगा। आगे विद्यार्थियों को खेल खिलाना सही है, फिर भी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना गलत है। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, दूसरा नंबर से ज़्यादा अच्छा चौथा नंबर है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक क्या करेगा? तो विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, का अपने विषय पर अधिकार हो, विषय समाप्त करने के पश्चात देखिए होमवर्क देना, नियम बनाना, नियम बताना, नियम याद करवाना, ये सब आपका निगेटिव है। आगे विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बता दे, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर कि विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों का प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्न में से कौन सा एक कौशल नहीं है तो आप निगेटिव खोजेंगे। प्रेक्षण करना है, पूर्वानुमान लगाना है। जब बच्चा कुछ बनाएगा तो उसका निष्कर्ष तो निकालेगा ही। आपका आंसर हो जाएगा A नंबर, क्योंकि ये एक कौशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? अभी भी चर्चा की है, पिछले क्लास में भी बताएं। 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है, यानी परिवार और मित्र का सब थीम में, यानी उप विषय क्या है? आश्रय तो आपका विषय है, ये नहीं होगा। जल विषय है, जीवन होगा नहीं। काम और खेल। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 हो गया। अगला 20 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है बड़े संदर्भ से होगा नहीं, वैश्विक संदर्भ से होगा नहीं। आगे है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से और पड़ोस और समुदाय से। प्राथमिक स्तर पर जब बोलेगा तो बच्चा का परिवार उसका प्राथमिक ये होता है, तो तत्काल परिवेश से हो जाएगा A नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, देखते हैं। बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। अकेले सीखेगा, ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, सही है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, ये भी सही है। शिक्षक से व्याख्या से सीखते हैं, नहीं होगा। 4 जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। 2 और 3 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण क्या हो सकता है? मतलब एक लड़की है अंतरा, वो कोई समस्या को अकेले नहीं सुलझा पा रहे थे, लेकिन वो अपने भाई की मदद से उस समस्या को तुरंत सुलझा लेती है। इसका सही कारण क्या है?
कि बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से, अगर वो स्वाभाविक रूप से सीख लेते तो उसके बड़े भाई उसकी मदद क्यों करते? नहीं होगा। बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग, ये वर्ड जो है स्कैफोल्डिंग, ये वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। वाइगोस्की के थ्योरी में स्कैफोल्डिंग है, एक वर्ड है ZPD और एक वर्ड है MKO और एक है प्राइवेट स्पीच। ये सब वर्ड वाइगोस्की की थ्योरी से है। स्कैफोल्डिंग में होता क्या है कि जब आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपने समवयस्क से या अपने बड़े से या अपने शिक्षक से उनकी मदद द्वारा वो काम को कर पाते हैं, जैसे, और ये जो स्कैफोल्डिंग होता है इसी का नाम सीटेट बदल कर देता है। इसके जगह पे आपको पार्ट दे देगा, ढांचा दे देगा, सहारा देना हो जाएगा, सहायता देना, ये सब वर्ड सीटेट देता है। इसको, ये जो आपको सहारा देना या सहायता, ये परमानेंट नहीं होता, ये अस्थायी होता है। जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं तो तब तक पीछे से कोई व्यक्ति पकड़े होते हैं जब तक आप साइकिल सीख नहीं जाते हैं, और जब आप साइकिल सीख जाते हैं तब क्या पकड़ने की ज़रूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आगे ये जो ZPD है, ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, मान लेते हैं आप पहले सीटेट का एग्जाम देते हैं, आपको 50 नंबर आता है। उसके बाद अगर आप कहीं क्लास ज्वाइन करते हैं अपने शिक्षक की मदद से, फिर आपको 100 नंबर आता है। ये जो दोनों के बीच का क्षेत्र होता है यही आपका ZPD होता है। और MKO क्या कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जहाँ पे आप सीखे या जिनसे आप सीखे वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। और ये जो प्राइवेट स्पीच है कि छोटा बच्चा को देखे होंगे आप, वो अपना कुछ खेल भी रहा होता है तो वो खुद से बात करता है, एक प्राइवेट स्पीच है। और एक आता है ईगोसेंट्रिज्म, जो कि पियाजे के थ्योरी में आता है। वहाँ पे पियाजे का थ्योरी पूछेगा तो वहाँ पे आत्म केंद्रित वार्ता होगा, और जब वाइगोस्की के थ्योरी में होगा तो व्यक्तिगत वार्ता या निजी भाषण, ये सब वर्ड यूज करता है सीटेट, तो वहाँ पे आपका प्राइवेट स्पीच हो जाना है। आगे बच्चे परिवेश में अंतःक्रिया सीखते हैं, ये नहीं होगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े। निम्न में से कौन सा एक स्तनधारी परिवार का है? वेल, मेढक, कबूतर, छिपकली, तो आपका वेल हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। लंगर की प्रथा, लंगर जानते होंगे कि सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था होती है, जो कि गुरुद्वारे में, हर गुरुद्वारे में तो नहीं लेकिन बहुत जगह देखने को मिलता है कि लंगर व्यवस्था होता क्या है? मध्याह्न जल नहीं होता है, एकत्रित दान होता क्या है? मुक्त समुदाय रसोई, जहाँ पे एक साथ सभी लोग बनाते भी एक साथ हैं, खाते भी एक साथ हैं, उसी को लंगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि RTE एक्ट 2009 जान रहे होंगे, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से लागू है पूरे भारत में। ठीक है, ये क्या सुनिश्चित करता है कि जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों, क्या कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो स्कूल चले जाता है क्या? आगे है 14 वर्ष तक की आयु। यहाँ जो 14 वर्ष दिया है वो आपका 0 से 14 दे रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। और ये जो 6 से 18 दिया है ना, 6 से 18 वर्ष के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये दिया है दिव्यांग बालकों के लिए, जिसको कि पहले विकलांग कहा जाता था। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक वर्ड आया है दिव्यांग। ठीक है, ये 6 से 18, लेकिन यहाँ पे दिव्यांग की चर्चा नहीं किया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े। क्वेश्चन है आपका, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है? बिल्कुल नहीं, आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं पा सकती। देखिए, बहुत सारे पक्षी को आप देखे होंगे कि उनकी आंखें फिक्स होती है, कुछ भी देखने के लिए अपने गर्दन को हिला के देखना पड़ता है,
और यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है कि उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, जिसको कि आप 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, और कौन सा ऐसा जानवर है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वहाँ पे आपका मैना हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अपनी गर्दन को पीछे तक कौन घुमा सकता है? उल्लू। झटके से आगे पीछे कौन करता है? मैना। यहाँ के अनुसार आपका 2 नंबर आंसर सही है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आस पड़ोस से प्राप्त, ठीक है। केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलचित्र नहीं होगा, तथा शिक्षार्थियों की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, सदैव प्रयोगों पर आधारित। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? पहला ऑप्शन है अवधारणा निर्माण, दूसरा है आदत निर्माण, तीसरा है खोजने का आनंद, चौथा है सूचना। इसके अनुसार जो है आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़े। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तक। देखिए, पाठ्य पुस्तक जो होता है, बच्चा को सिर्फ पाठ्य पुस्तक से आप पढ़ाइएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। बच्चों को अपने आसपास से जुड़ने का मौका दीजिए, उसके आसपास से सिखाइए, ये ज़्यादा प्रभावी है। इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा कि प्रक्रिया कौशलों के विकास में कम प्रभावी है, क्योंकि बच्चा जितना ज़्यादा अंतःक्रिया करके सीखेगा, जितना ज़्यादा करके सीखेगा, वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई है कहाँ पे? ये आपका आंसर हो जाएगा मासिंगराम, जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। आप लोगों को क्लास कैसा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें।